मोल कंसेप्ट का सेकेंड पार्ट और कुछ और भी टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे। तो आइए आज हम सबसे पहले देखते हैं मोल कंसेप्ट का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने मोल कंसेप्ट फॉर एटम्स डिस्कस किया था। इस बार हम मोल कंसेप्ट मॉलिक्यूल्स के लिए डिस्कस करेंगे। तो जैसे एटम्स में मैंने टेबल बनाए थे उसी तरह यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के केस में भी सिमिलर वैसा ही टेबल है। सिर्फ फ़र्क है कि जहाँ एटम्स टर्म उसमें यूज़ किए गए थे यहाँ मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे फर्स्ट कॉलम में मैंने मॉलिक्यूल्स को लिया है, सेकेंड कॉलम ग्राम मॉलिक्यूलर मास के लिए है, थर्ड नंबर ऑफ मोल्स, फोर्थ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नेक्स्ट है वॉल्यूम एट एसटीपी। और ये सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल होंगे। इसमें पहला मॉलिक्यूल मैंने लिया है वाटर, H2O। H2O का ग्राम मॉलिक्यूलर मास आप जानते हैं दिस इज 18 ग्राम, एटॉमिक मास 18 AMU, बट ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज 18 ग्राम। तो हम वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहें दैट मीन्स 18 ग्राम, या इसका 1 मोल ऑफ H2O कहें, दोनों सेम अमाउंट ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही हम अगर 6.023 × 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल्स कहेंगे तो ये भी 18 ग्राम वाटर को ही रिप्रेजेंट करेगा। दैट मीन्स ये तीन जो यहाँ टर्म्स लिखे गए हैं तीनों टर्म्स सेम अमाउंट ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मैंने लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44 ग्राम। सो 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहें या 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहें या 6.023 × 10⁻23 CO2 मॉलिक्यूल्स कहें या STP पर 22.4 लीटर ऑफ CO2 कहें, ये जो चार टर्म्स मैंने लिखे हैं ये सभी सेम हैं, सेम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसा हम किसी भी दूसरे सब्सटेंस के लिए इस तरह के इक्वेशंस को लिख सकते हैं और जनरल फॉर्म में उसको मैंने नीचे यहाँ लिखा है। चाहे वो कोई भी सब्सटेंस यहाँ लिया जाए, उसका अगर 1 ग्राम मॉलिक्यूल लिया जाए, 1 ग्राम मॉलिक्यूल जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, तो ये 1 मोल मॉलिक्यूल्स के बराबर होगा उसके, या इसको हम कहें 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के बराबर होगा, या अगर वो गैस है तो 22.4 लीटर STP पर उसका वॉल्यूम होगा। इस बात को यहाँ एक क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन में मैंने लिखा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, और यहाँ 3 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। फर्स्ट है 22 ग्राम ऑफ CO2, सेकेंड 3.01 × 10⁻22 molecules of CO2 and third is 2.24 लीटर ऑफ CO2 at STP। यहाँ तीनों ही क्वेश्चन में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो हम इक्वेशन, ये कंप्लीट इक्वेशन, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, पहले भी कहा था कि जिस किसी सब्सटेंस के बारे में क्वेश्चन होगा मूल कंसेप्ट का, उसके कंप्लीट इक्वेशन को शुरुआत में लिखा जाए। आगे फिर आप जब काफ़ी क्वेश्चंस बना लेंगे तो कुछ शॉर्ट में भी आगे क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल शुरुआत में पूरे इक्वेशन को लिखा जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इक्वेशन लिखा है कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और दिस नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स और 22.4 लीटर ऑफ CO2 एट STP, ये सभी एक हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 टर्म्स लिखे हैं। ज़रूरत क्वेश्चन को सॉल्व करने में 2 टर्म का ही है, वो कौन सा? तो पहले में अगर हम देखें, हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स और जो गिवन है वो है मास 22 ग्राम ऑफ CO2। तो रिलेशनशिप है नंबर ऑफ मोल्स और मास के बीच में, तो हम इक्वेशन में सिर्फ उन्हीं दोनों को कंसिडर करेंगे। जैसे यहाँ हमारे पास है 44 ग्राम ऑफ CO2 इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ CO2, तो जो गिवन अमाउंट है दैट इज 22 ग्राम ऑफ CO2, इसमें कितना मोल हो जाएगा? यूनिटरी मेथड से मैंने इसे सॉल्व किया है। सो दिस इज 1/44 मल्टीप्लाइड बाय 22, दैट मीन्स 0.5 मोल्स। सेकेंड क्वेश्चन अगर देखें तो यहाँ पर रिलेशनशिप है नंबर ऑफ मोल्स जो रिक्वायर्ड है और जो गिवन है वो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इनके बीच में रिलेशनशिप चाहिए। तो CO2 के इक्वेशन में वो हमें कहाँ से मिल जाता है? इन दोनों के बीच में। आप यहाँ देख रहे हैं 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू 6.023 × 10⁻23 CO2 मॉलिक्यूल्स। हम इसको यूज़ करेंगे यहाँ, इसको मैंने लिखा है इस जगह
6.023 इंटू 10⁻23 CO2 मॉलिक्यूल्स, ये किसके बराबर है? 1 मोल ऑफ CO2 के। तो जो रिक्वायर्ड नंबर है दिस, यानी 3.02 इंटू 10⁻22, हियर 22 I should write. So this will be equal to 3.01 into 10⁻22 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10⁻23। सॉल्व करने पर आप इसे लाएंगे 0.05 मोल्स। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पर जो रिलेशनशिप है वो हम देखें तो नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम ऑफ CO2 के बीच में रिलेशनशिप चाहिए। वो इक्वेशन में हमें कार्बन डाइऑक्साइड में इस जगह से मिल जाता है, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम ऑफ CO2। सो वॉल्यूम गिवन है, रिक्वायर्ड है नंबर ऑफ मोल्स, तो हम इक्वेशन इस तरह यहाँ लिख सकते हैं कि 22.4 लीटर ऑफ CO2 इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ CO2। ये और ये इनके बीच में रिलेशनशिप है ये। तो 22.4 लीटर ऑफ CO2 इक्वल टू 1 मोल ऑफ CO2 है, तो हमसे पूछा गया है 2.24 लीटर में। सो 2.24 लीटर CO2 इक्वल होगा 1/22.4 multiplied by 2.24, so this is 0.1 moles of CO2 के। अब मोल कंसेप्ट पर हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मास दिया हुआ है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड है। यहाँ पर भी हम मोल कंसेप्ट से रिलेटेड जो इक्वेशन होता है वो जरूर लिखेंगे। नाइट्रोजन के लिए यहाँ मैंने लिखा 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड दिस इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। यहाँ 3 टर्म्स हमारे पास हैं, हमें 2 टर्म्स के बीच में रिलेशनशिप चाहिए और वो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मास ऑफ नाइट्रोजन। दैट मीन्स हमारे पास इन दोनों की आवश्यकता है, मास और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। तो 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कितने मॉलिक्यूल्स के बराबर हो जाएगा? तो सिंपली यूनिटरी मेथड से इसको सॉल्व कर दीजिए। 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 28 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 14, सो दिस इज इक्वल टू 3.01 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। और अब हम देखेंगे स्टोइक्योमेट्री एंड स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस के बारे में। यहाँ पर सबसे पहला पार्ट होगा हमारा इंफॉर्मेशंस फ्रॉम अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलते हैं हमें, तो इसके बारे में मैंने लिखा है कि इट गिव्स, दैट मीन्स अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन गिव्स क्या क्या, वो 4 जानकारियाँ हमें देते हैं। वो क्या है? तो फर्स्ट है रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। यानी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे ही दूसरा इंफॉर्मेशन है रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तीसरा है रिलेटिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। और फोर्थ नंबर है रिलेटिव वॉल्यूम्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। जब वॉल्यूम की बात करेंगे तो वैसे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स होंगे जो गैसियस स्टेट में हों। हम एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन टू गिव अमोनिया। यहाँ ध्यान रहे कि इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड। ये बैलेंस्ड है। यहाँ लेफ्ट साइड में 2 नाइट्रोजन एटम है, राइट साइड में भी 2 नाइट्रोजन एटम है, लेफ्ट साइड में 3 × 2 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं और राइट साइड में भी 3 × 2 6 हाइड्रोजन एटम्स है। सो दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। इससे जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है वो एक्चुअली इनके स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो यहाँ लिखा हुआ है हमारा स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, जिन्हें हम न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट भी कहते हैं, उनसे मिलता है। स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट जैसे यहाँ नाइट्रोजन के पहले इसका जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, दैट मीन्स आप जान रहे हैं ये 1 है यहाँ वैल्यू। हाइड्रोजन का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 3 है, अमोनिया का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 2 है। तो इन सारे वैल्यूज़ के बेसिस पर हम यहाँ लिख सकते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट्स विथ
3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 1 था, टू गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, क्योंकि यहाँ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 2 है। जैसे मॉलिक्यूल्स में रिलेशनशिप बनाए हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कि 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन विल कंप्लीटली रिएक्ट विथ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, वैसे ही हम मोल्स के टर्म में भी इसमें लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन विल कंप्लीटली रिएक्ट विथ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 3 इसलिए 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो मोल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिला, वैसे ही रिलेटिव मासेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन यहां मिलता है। हम जानते हैं 1 मोल नाइट्रोजन अगर लेते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ये हम लोग मोल कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं यहाँ कि 1 मोल नाइट्रोजन लेंगे तो नाइट्रोजन का जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा वो यहाँ पर लेना है, एंड दैट इज 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन विल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन का मास कितना होगा, तो 3 मोल हाइड्रोजन का है और हाइड्रोजन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास 2 होता है, 3 मोल्स हैं, इसलिए टोटल मास कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 दैट इज 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। सो 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन विल कंप्लीटली रिएक्ट विथ 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। 34 कहाँ से, तो NH3 अमोनिया, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 और ये 3 हाइड्रोजन है, सो टोटल 17 और ये 2 मोल्स है, 17 2 जा कितना 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। जैसे मासेस, जहाँ रिलेटिव मासेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिला, हम लोग वॉल्यूम के बारे में भी देख सकते हैं। जब हम 1 मोल ऑफ N2 कह रहे हैं, नाइट्रोजन गैस होता है, हम स्टेट्स भी यहाँ मेंशन कर दें इसमें, तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कहने का मतलब है कि एसटीपी पर नाइट्रोजन का 22.4 लीटर होगा वॉल्यूम। सो 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन विल कंप्लीटली रिएक्ट विथ, हाइड्रोजन में 3 मोल्स हैं, 1 मोल में 22.4 लीटर वॉल्यूम होगा एसटीपी पर हाइड्रोजन का, तो 3 मोल्स के लिए हमने लिखा 3 इंटू 22.4 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन। सो 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन will react with 3 into 22.4 liter of hydrogen to give 2 into 22.4 liter of ammonia। यहाँ पर ये वैल्यू इसलिए आया क्योंकि अमोनिया का 2 मोल है, 1 मोल अमोनिया अगर एसटीपी पर हो तो उसका वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर और अमोनिया का 2 मोल बन रहा है, इसलिए हमने लिखा 2 into 22.4 लीटर्स। अब हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय कंबसन ऑफ 24 ग्राम ऑफ मीथेन। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बैलेंस्ड इक्वेशन लिखा जाना जरूरी है। तो जैसा क्वेश्चन में कहा गया है ये कंबसन ऑफ मीथेन के बारे में, तो हम लोग पहले इक्वेशन लिखेंगे मीथेन का कंबशन का, और कंबशन इक्वेशन मतलब होता है कि उस सब्सटेंस को बर्न किया जाना इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। सो मीथेन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनता है। इसे मैंने बैलेंस कर लिया है, 2O2 एंड 2H2O। ये कर देने के बाद दोनों साइड इक्वेशन बैलेंस्ड हैं और इनके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट से अब जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रहा है वो अगर हम देखें तो यहाँ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 1 है, दैट मीन्स 1 मोल ऑफ मीथेन will completely react with 2 moles of oxygen to give 1 mole of CO2 and 2 moles of H2O। यहाँ मोल्स के बारे में इंफॉर्मेशन हमने लिख दिया, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर मीथेन का मास दिया हुआ है, तो हम रिलेटिव मासेस के टर्म में भी क्वेश्चन को नीचे लिख देते हैं यहाँ इंफॉर्मेशंस को। तो CH4 का 1 मोल है, दैट मीन्स हम इसे 16 ग्राम ऑफ CH4 कह सकते हैं, जो CH4 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। सो 16 ग्राम ऑफ CH4 विल रिएक्ट विथ 2 मोल्स ऑफ O2 मीन्स O2 का मोलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास
32 ग्राम होता है और ये 2 मोल्स है, इसलिए मैंने एक साथ यहाँ पर लिखा 64 ग्राम ऑफ O2. So 16 gram of CH4 will completely react with 64 gram of oxygen to give 44 gram of CO2 and 36 gram of H2O. ये 44 ग्राम क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल है, इसलिए CO2 का जो ग्राम मोलिकुलर मास है वो यहाँ लिखा गया है। वाटर का 2 मोल है, इसका ग्राम मोलिकुलर मास 18 ग्राम हम लोग लिखते हैं, 2 मोल है तो हमने 36 ग्राम लिखा। अब क्वेश्चन में हमारे पास रिलेशनशिप वाटर और मीथेन के बीच में पूछा गया है कि 24 ग्राम मीथेन को बर्न करने से, उसका कंबशन करने से वाटर का कितना अमाउंट प्रोड्यूस होगा। तो हम इक्वेशन मीथेन और वाटर के बीच ही लिखेंगे, इसमें O2 और CO2 का रोल नहीं होगा सॉल्व करते समय। तो हमने यहाँ लिखा since 16 gram of methane gives 36 gram of water H2O, तो 24 ग्राम ऑफ मीथेन से कितना बनेगा? 24 ग्राम ऑफ मीथेन विल गिव 36 divided by 16 multiplied by 24, simple unitary method, and it will give 54 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ हमने देखा कि क्वेश्चन में किन्हीं 2 स्पीसीज के बीच में रिलेशनशिप का ज़रूरत पड़ता है, उसको हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं। यहाँ एक और क्वेश्चन मैंने लिखा है, दैट इज़ हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबसन। तो यहाँ पर भी मीथेन का ही कंबसन किया जाना है, इसलिए मैंने दोबारा इक्वेशन नहीं लिखा, पहले से इस जगह पर ये अवेलेबल है हमारे लिए। तो सारे इंफॉर्मेशंस यहाँ हैं, इसको मैं इस क्वेश्चन के लिए यहाँ यूज़ कर सकता हूँ। इसमें रिक्वायर्ड है रिलेशनशिप बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड यानी मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन। तो यहाँ हम देखें मीथेन का नंबर ऑफ मोल्स, 1 मोल मीथेन कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? 1 मोल। लेकिन क्वेश्चन में मोल के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड का मास है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1 मोल मीथेन ऑन कंबसन गिव्स 44 ग्राम ऑफ CO2। सो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप हमारे पास है, इसे मैंने यहाँ लिखा है कि 44 ग्राम ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ मीथेन, इन दोनों को यूज़ करते हुए। सो 22 ग्राम ऑफ CO2 विल बी प्रोड्यूस्ड बाय 1 इन divided by 44 multiplied by 22, so 0.5 moles of methane। अब हम लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लिमिटिंग रिएजेंट का डेफिनेशन है द रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। रिएक्शन के दौरान में जो रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, जो खत्म हो जाए, उसे हम लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। और जो रिएक्टेंट बच जाएगा, जो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ, उसे हम एक्सेस रिएजेंट कहेंगे। वो मैंने लिखा है द अदर रिएक्टेंट्स, दैट मीन्स जो रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हुए हैं आर कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट। इस समझने के लिए हमने एक इक्वेशन यहाँ लिया है, अमोनिया का फॉर्मेशन वाला इक्वेशन, दैट इज नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू गिव अमोनिया। यहाँ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये है, और इससे जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है उसे मैंने नीचे लिखा है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। या मास के टर्म में अगर हम कहें तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन दैट मीन्स 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन मीन्स 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। अब यहाँ पर हम सिर्फ रिएक्टेंट पार्ट की अगर बात करें तो इसमें 28 ग्राम नाइट्रोजन को कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, या यूं कहें 6 ग्राम हाइड्रोजन को कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए 28 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए। ये दोनों अमाउंट अगर है तो दोनों कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे और फाइनली 34 ग्राम अमोनिया बनेगा। मैंने वही यहाँ दिखाया है कि अगर एक कंटेनर में मैं 28 ग्राम नाइट्रोजन ले लूँ और 6 ग्राम हाइड्रोजन ले लूँ तो ये दोनों ही एक दूसरे से कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएंगे, कुछ भी यहाँ बचा हुआ नहीं रहेगा और ये कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएंगे 34 ग्राम ऑफ
अमोनिया में NH3 में, अगर ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है तो। लेकिन अगर हम एक कंटेनर में 28 ग्राम नाइट्रोजन के बजाय 14 ग्राम नाइट्रोजन लें और हाइड्रोजन हम 6 ग्राम ही रखें, तो क्या ये दोनों कंप्लीटली कंज्यूम होंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां पता है कि 28 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने के लिए, कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए। यहां हाइड्रोजन हमारे पास 6 ग्राम है, लेकिन नाइट्रोजन 28 ग्राम नहीं है। 28 ग्राम के बजाय मैंने 14 ग्राम लिया है। तो इसका मतलब यह है कि ये 14 ग्राम नाइट्रोजन कंप्लीटली कितने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा ये? तो 28 अगर 6 से है तो सर्टेनली 14 ग्राम नाइट्रोजन कितने से? 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा। तो जब तक इनके बीच में रिएक्शन हो रहा होगा तब तक अमोनिया बन रहा होगा। 14 ग्राम नाइट्रोजन 3 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा और टोटल अमोनिया बनेगा 17 ग्राम ऑफ NH3। लेकिन इसके बाद जब नाइट्रोजन खत्म हो गया तो हाइड्रोजन सिर्फ बचा हुआ यहां रहेगा। 6 ग्राम में से 3 ग्राम कंज्यूम हुआ है, 3 ग्राम बचा हुआ है और अकेला हाइड्रोजन अमोनिया नहीं बना सकता है। मतलब ये हाइड्रोजन भी साथ में यहां बचा रह जाएगा, 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो इस रिएक्शन में हमने देखा कि नाइट्रोजन कंप्लीटली कंज्यूम हो गया जबकि हाइड्रोजन बचा हुआ रह गया। तो नाइट्रोजन इस केस में लिमिटिंग रिएजेंट होगा, जबकि हाइड्रोजन यहां पर एक्सेस रिएजेंट होगा। और जो प्रोडक्ट बना अमोनिया, ये किस पर डिपेंड करेगा? एक्सेस रिएजेंट और लिमिटिंग रिएजेंट पर। तो इसका आंसर है ये लिमिटिंग रिएजेंट पर डिपेंड करता है। एक्सेस रिएजेंट यानी हाइड्रोजन बचा हुआ भी है तो सिर्फ हाइड्रोजन से अमोनिया का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। जैसे ही नाइट्रोजन कंप्लीटली कंज्यूम हुआ, अमोनिया का फॉर्मेशन रुक जाएगा। दैट मीन्स प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो डिपेंड करेगा लिमिटिंग रिएजेंट पर। तो एक पॉइंट हम लोग यहां नोट कर सकते हैं इसमें कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, the amount of product formed is calculated on the basis of limiting reagent। आगे जो हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे उसमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अगर कोई लिमिटिंग रिएजेंट है तो जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन रहा होगा वो उस लिमिटिंग रिएजेंट के आधार पर ही निकाला जाएगा। तो अब हम लिमिटिंग रिएजेंट के कंसेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चन मैंने लिखा है 50 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 10 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस NH3। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NH3 फॉर्म्ड। यानी कि नाइट्रोजन 50 kg, हाइड्रोजन 10 kg प्रोवाइडेड है, दोनों को मिक्स कर दिया तो कितना अमोनिया बनेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। अमोनिया का फॉर्मेशन वाला इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मैंने यहाँ लिखा है, नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन टू गिव अमोनिया। इसके बाद अगला स्टेप जो हमारा होता है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से जो इन्फॉर्मेशंस मिलते हैं उसे हम इसके जस्ट नीचे लिख दें। तो यहाँ नाइट्रोजन का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 1 है, सो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन विल कंप्लीटली रिएक्ट विथ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 3 है, टू गिव 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ये मोल के टर्म में हमने रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को लिखा है यहाँ, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर मास दिया हुआ है 50 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो रिलेटिव मासेस के टर्म में भी यहाँ नीचे लिख दिया गया है। सो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मीन्स 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ नाइट्रोजन। 3 moles of hydrogen means 6 gram of hydrogen, and 2 moles of ammonia means 34 gram of ammonia. That means 28 gram of nitrogen completely reacts with 6 gram of hydrogen to give 34 gram of ammonia. इसे मैंने एक स्टेप और लिखा है कि अभी रिलेशनशिप ग्राम में है जबकि क्वेश्चन किलोग्राम में है, तो यहाँ इसे ग्राम को मैंने किलोग्राम में चेंज कर दिया है। 24 ग्राम को मैंने लिखा 28 ग्राम को मैंने लिखा
28 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। वैसे ही यहाँ ये हो गया 6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम एंड अमोनिया के लिए 34 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। तो इक्वेशन से तो ये पता चल गया कि दिस अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ दिस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन हमारे पास 50 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 10 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन है। तो क्या ये दोनों कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएंगे एक दूसरे से, या रिएक्शन के दौरान में कोई पहले कंज्यूम हो जाएगा, कोई बचा हुआ रह जाएगा, ये हमें पता करना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे पहले नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ही इनको ही कंपेयर करते हुए एक इक्वेशन हम लोग लिखेंगे। जैसे इक्वेशन में यहाँ है हमारे पास कि 28 इंटू 10⁻³ किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन completely reacts with 6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन, यानी इतना अमाउंट चाहिए दोनों का, तो दोनों कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएंगे। नाइट्रोजन हमारे पास कितना है 50 kg। सो 50 kg ऑफ नाइट्रोजन अगर कंप्लीटली रिएक्ट करना हो तो कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी, वो मैंने यहाँ सॉल्व किया। 6 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 28 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 50। ये सॉल्व करने पर मैं देख रहा हूं कि जो हाइड्रोजन का रिक्वायर्ड अमाउंट है दैट इज 10.71 kg है, यानी 50 kg नाइट्रोजन के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए 10.71 किलोग्राम हाइड्रोजन चाहिए। लेकिन क्या इतना क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है? नहीं, क्वेश्चन में सिर्फ 10 kg है, यानी जितना रिक्वायर्ड है हाइड्रोजन उससे कम है। इसका मतलब वो पहले कंज्यूम हो जाएगा, तो उसे मैंने यहाँ लिखा है बट ओनली 10 kg ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। चाहिए 10.71, अवेलेबल है 10 kg। दैट मीन्स हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। नाइट्रोजन ज़्यादा अमाउंट में है, हाइड्रोजन कम है, हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब हमें निकालना है कि कितना अमोनिया बनेगा, और ये भी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि प्रोडक्ट का अमाउंट लिमिटिंग रिएजेंट पर डिपेंड करता है, एक्सेस रिएजेंट पर डिपेंड नहीं करता है। तो हम यहाँ पर अब अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए जो इक्वेशन लिखेंगे उसमें हाइड्रोजन और अमोनिया के बीच में रिलेशनशिप होगा। तो यहाँ से ये हम देख रहे हैं कि 6 इंटू 10⁻³ kg, वही मैंने यहाँ लिखा, ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 34 इंटू 10⁻³ kg ऑफ अमोनिया। तो 10 kg से कितना मिलेगा? देयरफॉर 10 kg ऑफ हाइड्रोजन विल गिव, सो 34 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 10, और ये सॉल्व करने से है 56.1 किलोग्राम ऑफ अमोनिया। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो डिपेंड कर रहा है किस पर? लिमिटिंग रिएजेंट पर। अगर एक्सेस रिएजेंट यानी नाइट्रोजन पर हम लोग डिपेंड करके अमाउंट ऑफ अमोनिया निकालते तो वो आंसर गलत होता। तो स्टूडेंट्स, आज हमने मूल कंसेप्ट और स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन से संबंधित टॉपिक को पढ़ा। आशा है कि ये आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम एक